गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉरीफेरा से, कल हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था। एनिमल किंगडम में पहला टॉपिक किया था हमने पॉरीफेरा। आज हम कोलियंट्रेटा करेंगे, जिसको हम क्नीडेरिया कहते हैं। जनरली अगर इसको कहें तो कोइलस क्या होता है बच्चों, होलो, और एंट्रॉन मतलब गट, मतलब अंदर वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल खाली होता है। कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो ध्यान से देखें। एक तो कोलियंट्रेट्स क्या होते हैं, प्रीमिटिव हैं, बहुत पुराने हैं, मल्टी सेलुलर हैं, मतलब 2 सेल से ज़्यादा सेल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल से मतलब पानी के अंदर पाए जाते हैं, समुद्र। देयर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़, इनकी जो सेल्स है वो ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या समझे आप, कोलियंट्रेटा क्या होता है, प्रिमिटिव होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और जो इनके जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टिश्यूज़ की फॉर्म में होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मैंने पॉरीफेरा में भी आपको बताया था। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स ऑफ जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। दे हैव रेडिली सिमेट्रिकल बॉडी, मतलब अगर कहीं से भी कट करेंगे हम इसको तो ये इक्वल पार्ट्स में क्या है, कट सकते हैं, मतलब 2 या उससे ज़्यादा भागों में क्या हो सकते हैं, ये कट सकते हैं, और बिल्कुल सेम शेप क्या होगी इनकी रहेगी। तो दे हैव ए रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, बोथ इज सराउंडेड बाई ए रिंग ऑफ टेंटिकल्स, मतलब इनके माउथ के चारों तरफ क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फूड को इनगल्फ कराने में हेल्प करते हैं। बॉडी कंटेन्स ए लार्ज कैविटी कॉल्ड कोलेंट्रॉन, या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से हम जानते हैं। मैंने क्या कहा कि बॉडी के अंदर लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम कोलेंट्रॉन कहते हैं, या फिर हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। कोलेंट्रॉन क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, सिंगल ओपनिंग होती है इंजेक्शन और इजिशन की, मतलब सिंगल ओपनिंग ऑफ इंजेक्शन एंड इजिशन इज कॉल्ड कोलेंट्रॉन। ध्यान रखना, वहीं से खाना और वहीं से एक्सक्रीट करना। बॉडी कंटेन्स ए लूज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, इनके अंदर नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और साथ में आपको बताते हुए चलूँ कि बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स होती है, जिसको हम निमेटोसाइट्स कहते हैं, जो डिफेंस करने का काम करती हैं, ऑफेंस और कैप्चर, बॉडी फूड को कैप्चर करने का भी क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं, निमेटोसिस्ट होते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं टेंटिकल्स में क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं ना इनके बहुत सारे माउथ के पास, तो वहाँ निमेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जो डिफेंस करने का, ऑफेंस करने का और फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, इसी में ही कोलियंट्रेट्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो ए सेक्सुअल पॉलिप फॉर्म एंड सेक्सुअल मिड्यूसॉइड फॉर्म। अब देखिए, सेक्सुअल पॉलिप फॉर्म और ए सेक्सुअल पॉलिप फॉर्म और सेक्सुअल मिड्यूसॉइड फॉर्म अगर हम देखें तो कुछ कोलियंट्रेट्स, these 2 forms alternate with each other during life history phenomena called alternation of generation। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल पॉलिप की और सेक्सुअल मेडुसॉइड फॉर्म की, तो ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, अल्टरनेटिव, अलग अलग, लेकिन इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो फिनोमिना है, हम इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ सम ऑफ देम लाइव सॉलिटरी लाइव सॉलिटरी लाइफ की अगर बात करें, एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रा, वाइल सम लिव इन कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, तो कोरल्स के नाम से हम उनको जानते हैं। ये नीचे आपको कुछ कोलियंट्रेटा के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, फिसेलिया, ये 4 एग्जांपल हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो इनका जो बीच का जो पार्ट है, ये क्या है बच्चों, गट है, गैस्ट्रो कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, 2 ही लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स के ऊपर, जो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। इनको कोलियंट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही जगह से क्या करते हैं, ये इंजेक्शन और इजिशन करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी अब आपको, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा रखे हैं आपको, तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फ्रेश वाटर पॉलिप हाइड्रा, ऑर्गन पाइप कोरल्स ट्यूबिपुरा, और पोर्टुगीज मैन ऑफ वार फिसेलिया, जेलीफिश ऑरेलिया, सी पेंसी रेनिला, सी एनिमोन मेट्रिडियम, सी पेन पेंटुला,
मशरूम कोरल फंगिया, सी फैन गोर्गोनिया, सॉफ्ट कोरल एल्कायोनियम, तो एल्सायोनियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉलिएंड्रेटा के जो आपको याद करना। इसके बाद आता है बच्चों प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी हेलमिंथीस की अगर बात करें तो प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेलमिंथीस मतलब वॉर्म, मतलब फ्लैट वॉर्म्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथीस कहते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, अभी तक तो रेडियल सिमेट्रिकल पढ़ रहे थे हम, ये क्या है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में ही क्या हो सकती हैं, डिवाइड हो सकते हैं। इलोंगेटेड होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स, मतलब बीच का जो एरिया होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स के नाम से जाना जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था हमने। पॉरीफेरा और कॉलिएंड्रेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आप यहाँ पर पढ़ेंगे। बॉडी इनकी बहुत ही सॉफ्ट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लीवर फ्लूक, रिबन लाइक टैपवॉर्म, दे आर एक्वाइलोमेट, मतलब नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो इनके जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किस फॉर्म में, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किसके अंदर होती हैं बेटा, फ्लेम सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लेम सेल्स किस में होती हैं, फ्लेम सेल्स होती प्लेटीहेल्मिन्थीस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन प्रेजेंट, अगर मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको सिंगल ओपनिंग आपको नजर आएगी, और यहाँ पे एनएस क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा। मोस्टली जो पैरासाइट्स हैं टैपवॉर्म है, बट कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स भी हैं, जैसे प्लेनेरिया है। पैरासाइट बियर स्पाइंस, हुक एंड सक्कर्स। तो पैरासाइट क्या करते हैं, इनके पास स्पाइंस होते हैं, हुक्स होते हैं और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको नीचे अभी थोड़ी सा दिखा दूंगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर हाईली डेवलप्ड होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से होता है, हम बता पाते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ज़्यादातर क्या होते हैं, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हर्मेफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनके अंदर इंटरनल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, लीवर फ्लूक जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैसियोला हिपैटिका। ब्लड फ्लूक दे रखा है, एकाइसोमा। और आगे दे रखा है आपको यहाँ पर पॉर्क टैपवॉर्म, टीनिया सोलियम। बीफ टैपवॉर्म, टीनिया सैगिनेटा। और इकाइनोकस प्लेनेरिया, ये भी क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ ये जो डायग्राम दिया गया है, ये प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस के। टैपवॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के। नीचे भी आपको नज़र आएगा यहाँ पर फैसियोला, टीनिया सोलियम। आपको क्या चीज़ इसके अंदर नज़र आ रही है, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसके अंदर केवल एक ही कैविटी आपको नज़र आएगी, जिसको बोलते हैं माउथ, जहाँ से ये फूड को इनगल्फ करने का काम करते हैं। और एनएस क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एब्सेंट होता है। आज का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो है निमेटोडा, जिसको हम एस्केलमेंथीस के नाम से जानते हैं। एस्कस मतलब ब्लैडर, हेलमेंथीस मतलब वॉर्म, ब्लैडर वॉर्म। अब देखिए वो साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। एक्वेटिक होते हैं ये, मतलब फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। टेरिस्ट्रियल भी पाए जाते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में भी होते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर भी ये भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनका नाम है बच्चों राउंड वॉर्म्स। बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्री नहीं होते। कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अनसेगमेंटेटेड एंड शूडो कोइलोमेट मतलब फॉल्स कोइलम, कोइलम जो होता है वो फॉल्स प्रेजेंट होता है इनके अंदर, मतलब ना के बराबर ही होता है। तो इसीलिए ये सारे के सारे फीचर्स किस में आते हैं, निमेटोडा में। इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर होती है, टैपरिंग एट द 2 एंड्स, दोनों एंड पर आपको क्या मिलेगा, टैपरिंग मिलेगी।
और साथ में आपको यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूँ कि बॉडी विथ थिक क्यूटिकल, इनकी जो बॉडी है इनके ऊपर क्या होता है, बहुत मोटी मोटी क्यूटिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ टू एनस, यहाँ पे ध्यान से सुनना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, माउथ भी होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, प्लेटी एलिमेंथीज के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब माउथ प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ये क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ निमेटोडा की। और वहीं एक्सक्रीशन की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडियम विद कैनाल्स, ये इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू ही ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों सेक्सुअली, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे सेक्सेस क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए, मेल और फीमेल यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे। अब नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, राउंड वोम, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कैरिस, हुक वोम, एनसाइक्लोस्टोमा, फिलेरियल वोम, उचेरिया, और इर्च वोम, ट्रिकिनेला, विप वोम, ट्रिक्रिस, ट्रेड वोम, पिन वोम, सीट वोम, एंटेरोबाइस, डायफ्रिकम आई वोम, लुआलो और यूनिया वोम, ओरेकुन कोलस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से आपको जो ज़्यादातर जो याद कर सकते हैं वो है एंटेरोबियस, ठीक है, और दूसरा एस्कैरिस, आप इजीली बता पाएंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेल किस प्रकार से होता है, फीमेल। मेल में आपको नीचे हुक वॉर्म टाइप का नज़र आएगा और फीमेल से आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा। तो ये तो था आपका बच्चों आज के लिए। तो आज जो आपने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। Good morning students, I Amrita Sharma welcome you in a new lecture of chemistry. Guys, today we will discuss about three types of mixture, solution, colloids and suspension from the second chapter is matter around us pure of 9th class chemistry. बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन और कोलोइड्स तीनों मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो तीन मैंने यहाँ पे नेम लिखे हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स, ये तीन टाइप के मिक्सचर हैं। इनमें पार्टिकल का साइज कैसा होता है, क्या ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, इनकी प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन। वैसे तो सॉल्यूशन को हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एज ए रिवीजन फिर देखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। टू और मोर कंपोनेंट्स का, टू और मोर सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्यूशन कहलाता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जब हम दो सब्सटेंस को मिलाएं तो वो एक तो कंप्लीटली मिक्स हो जाए और दोनों के कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यूनिफॉर्मली का मतलब जितनी क्वांटिटी हमने, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस हमने मिक्स किए हैं पूरे सॉल्यूशन में, उनकी जो क्वांटिटी है, जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो सेम प्रेजेंट होनी चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम लेमन वाटर बनाते हैं तो वाटर में शुगर ऐड करते हैं, लेमन ऐड करते हैं, तो हमारे पास तीन कंपोनेंट हो गए। हमने वाटर लिया, शुगर लिया और लेमन लिया। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट का, और ये कंपोनेंट केमिकली इनर्ट होने चाहिए, इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है वहां पे सॉल्ट इन वाटर, एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हालांकि एयर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, सब जगह पे उतनी ही परसेंटेज में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
और नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, कम है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। अलॉयज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। 2 और मोर मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे ब्रास है कॉपर और जिंक से बनती है, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन से बनती है, 22 कैरेट गोल्ड 22 पार्ट गोल्ड के और प्लस 2 पार्ट कॉपर के उसमें मिक्स होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इनकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल। बच्चों ये सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आई एम एडिंग सम सॉल्ट इन इट। इसमें हम सॉल्ट मिला रहे हैं बच्चों। ये हम क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन बना रहे हैं। वी आर मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। होमोजीनियस कब बनेगा, एक तो जो चीजें हमने मिक्स की है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जानी चाहिए, तब होमोजीनियस होगा। एक ही फेज होना चाहिए, या तो सारा सॉलिड या लिक्विड या गैस होना चाहिए। और अब जैसे इस वाटर में मैंने सॉल्ट मिलाया है, तो सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो जाना चाहिए, चाहे आप नीचे से, चाहे बीच में से, चाहे ऊपर से वाटर ले लो, टेस्ट बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वाटर में। कहां चला गया सॉल्ट, वाटर एक मैटर है, कंपाउंड है, लिक्विड फॉर्म में, इसके बीच में स्पेस होते हैं। हम मैटर को डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको दिख रहा होगा लिक्विड के पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस। तो उसमें NaCl के जो पार्टिकल है वो इंट्रैक्ट होगा छोटे 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 पार्टिकल में ब्रेक डाउन होकर के। बेटा ये सॉल्यूशन है, दिस इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखो बच्चों, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मैंने आपको समझाया है। होमोजीनियस का मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाना चाहिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब बेटा 10⁻⁹ मीटर, मतलब बहुत ही स्मॉल 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 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय इवन विद अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी आपको सॉल्यूशन में आपको पार्टिकल नहीं दिखेंगे, किसके, सोल्यूट के पार्टिकल आपको नहीं दिखेंगे। सॉल्यूशन इज अ स्टेबल मिक्सचर। सॉल्यूशन स्टेबल होता है। आप अगर इस सॉल्ट इन वाटर को रख भी देंगे तो थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट नीचे सेटल्ड डाउन हो जाएगा, नहीं, स्टेबल मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल्ड डाउन। पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देंगे आपको। सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का यूज करके हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर में से तो ये सारा सोल्यूट और सोलवेंट, सॉल्यूशन किससे मिलकर के बन रहा है, सोल्यूट और सोलवेंट। नमक इसमें किसका काम कर रहा है बच्चों, सोल्यूट का, और वाटर किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है। हम पहले पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट, जो कम क्वांटिटी में लेते हैं वो सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो क्या होता है बच्चों, सोलवेंट। तो इसको आप जब फिल्टर पेपर में से डालोगे तो ये तो सारा निकल जाएगा फिल्टर पेपर में से। सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर बिकॉज बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। बच्चों सोल्यूट का मतलब जो कम क्वांटिटी में हम लेते हैं, जैसे इसमें मैंने सोल्ट लिया वो सोल्यूट है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, वाटर मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ली, वो क्या है बच्चों, वो सोलवेंट है। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। देखो बेटा लास्ट प्रॉपर्टी देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब फैलाना। बेटा आपने देखा होगा टिंडल इफेक्ट क्या है, देखो लाइट का स्कैटर्ड हो जाना, फैल जाना ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसको समझने के लिए आप देखो, जैसे कई बार क्या होता है, तेज धूप होती है, बाहर सनलाइट होती है और विंडो में से मान लो छोटा सा होल है तो उसमें से लाइट ऐसी
कोन बनाती हुई आपको जैसे लाइट इस टाइप से दिखेगी, पार्टिकल के थ्रू आपको लाइट विजिबल हो जाएगी, यही टिंडल इफेक्ट है बेटा। लाइट का किसी होल में से स्कैटर्ड हो जाना, वो ही टिंडल इफेक्ट है। कई बार देखा होगा आपने, डस्ट के पार्टिकल सनलाइट में आपको दिखाई देते हैं, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। और आपने देखा होगा व्हीकल्स चलाते हैं हम जैसे बाइक वगैरह, तो उनकी जो आगे की हेडलाइट है वो ऐसी फैलती हुई दिखाई देती है और डस्ट के पार्टिकल भी दिखाई देते हैं, वो टिंडल इफेक्ट है। ऐसे ही आप अगर कभी बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट में गए हैं तो जो पेड़ों के बीच में स्पेस होते हैं उसमें से सनलाइट आती हुई दिखती है, वो ही टिंडल इफेक्ट है। आपको काफी सारी इमेज भी यहाँ पे दिख रही होंगी जो टिंडल इफेक्ट को बेटा शो करते हैं। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो बेटा इस तरीके से हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम सस्पेंशन को भी एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और कोलॉइड को भी एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मुकेश ठाकरा। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। इसके अंदर हमने वर्क स्टडी किया था, इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम की थी। नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट द एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। कोई भी बॉडी कितनी कैपेसिटी से किसी काम को करता है वो उसकी एनर्जी होती है। बेटा एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, वैसे तो देयर आर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट आपकी क्लास में हम केवल 2 टाइप स्टडी करेंगे, दैट आर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की जो उसके मोशन के कारण से उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, जो विंड्स मिल होती है वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। पवन चक्कियां जो घुमाई जाती है वो कैसे घूमती है, वो तेज स्पीड से बहती हुई हवा की काइनेटिक एनर्जी का यूज करती है, क्योंकि उसके मोशन के कारण से उसमें एनर्जी जनरेट होती है। इन द सेम वे वाटर मिल्स वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। जो वाटर मिल्स होती है वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी का यूज करती है। फास्ट फ्लोइंग स्टीम इज यूज टू ग्रिंड कॉर्न। जो तेज धारा होती है, पानी की तेज धारा से जब पानी बहता है तो उससे टरबाइन रोटेट किया जाता है और वो टरबाइन मिल्स को रोटेट कराता है, ठीक है ना। तो वाटर मिल्स वर्क करती हैं, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर का यूज करती है, और विंड्स मिल जो है वो विंड्स की एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी उसका यूज करती हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ how can we derive the formula for kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू जो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ट्राई करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन से। आप सेकंड इक्वेशन स्टडी कर चुके हो। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 2as। बेटा इस इक्वेशन के अंदर आपको पता है कि v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होती है और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन बताता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स इज आल्सो गिवन बाय F इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आपको याद होगा, आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर होता है ma के।
तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। वी नो दैट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट and force is equal to ma, displacement is s. Now if we substitute the value of displacement from second equation, we get ma multiplied v square minus u square upon में 2a and w equals to half m v square minus u square. इस इक्वेशन से देखिए हमने इसको सोल्व किया, a से a कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाए 1/2 m v square minus u square. It means work done is equals to change in kinetic energy. किसी भी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है इट इज ऑल्सो गिवन बाय चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, फाइनल एनर्जी कितनी है, इट इज ऑल्सो गिवन बाय द वर्क डन. स्टूडेंट, नाउ इफ इन दिस इक्वेशन इफ वी सपोज दैट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, किसी बॉडी को जो हमने कहां से शुरू किया है वर्क डन करना, रेस्ट में जब वो था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u क्या होगी, 0 हो जाएगी. एंड इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. जो आपका u स्क्वायर होगा तो हमारे पास क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. तो कोई भी बॉडी जिसका मास m हो, v वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. ई के इसकी रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी. तो बेटा आज हमने एनर्जी और इसके टाइप्स, फर्स्ट टाइप इसका स्टडी किया है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द सेकेंड टाइप, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. तो आपने वर्क और एनर्जी का फर्स्ट टाइप स्टडी करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है. थैंक यू, हैव ए गुड डे. Good morning, students. So today I am going to teach you exercise 7.1. Yesterday we did theorem and axiom 7.1, and that states that axiom 7.1 is SAS property, SAS congruency criteria, and theorem 7.1 is ASA congruency criteria. ASA क्या था, angle side angle, and SAS side angle side. Okay, so now first question is इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ABCD, AC गिवन है हमारे पास यहाँ पे इक्वल AD के. ये जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों साइड के आपस में इक्वल. अगर यहाँ पे डबल होता और ये भी डबल तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती, ठीक है. एंड AB जो है, AB लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को. तो अगर बाइसेक्ट करती है मतलब ये जो इधर छोटे वाला एंगल है इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया, और ये जो इधर छोटा है ये 2, ठीक है. ये दोनों क्या आपस में इक्वल, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. शो दैट हमें क्या बताना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD. ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करनी है. फर्स्टली अब हमारे पास क्या था, AB जो है बाइसेक्ट करती है एंगल, बाइसेक्ट्स एंगल A. सो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब बाइसेक्ट करते हैं पूरे एंगल को तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और हमने इसको कंसिडर करा 1 और दिस विल बी 2. सो बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल. नाउ अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है. फर्स्टली ये दोनों क्या थे हमारे पास, साइड इक्वल गिवन थी, तो AC इक्वल्स टू AD ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. एंगल 1 जो है वो ऊपर वाली ट्राइंगल में है, एंगल 2 जो है वो नीचे वाली ट्राइंगल में, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, जो कि हमने यहाँ पे वो कर लिया अभी. एंड AB जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन, तो AB इज इक्वल्स टू AB एंड कॉमन रीजन हो जाएगा, कॉमन साइड है. सो क्या हो गया हमारे पास, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. और कौन से रूल से, यहाँ पे क्या हुआ है, एक एंगल और 2 साइड, तो क्या हो गया, SAS रूल से हो गया, ठीक है. अब हमसे पूछा क्या था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD.
फर्स्टली BC यहाँ पे है एंड BD यहाँ पे। BC कौन से ट्राइंगल की? ऊपर वाली ट्राइंगल ABC एंड BD है हमारे पास ABD के। ठीक है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT corresponding part of congruent triangle। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। यहाँ पे ये जो साइड है AD इज इक्वल्स टू BC, ये फिगर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एंड एंगल DAB, यहाँ देखो DAB ये पूरा एंगल है, ना कि सिर्फ आधा। ठीक है, इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया है। एंगल CBA, अब CB एंड A ये भी क्या है? पूरा एंगल कंसिडर करा है एंड दिस विल बी सेकेंड एंगल। ओके, नाउ प्रूव दैट एंगल ट्राइंगल ABD, अब हमारे पास ABD ये ट्राइंगल है एंड BAC मतलब हमारे पास ये ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल, इन दोनों को क्या करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो हम कंसिडर इसी को ही करके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, जिनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है उन्हीं को ही हम क्या करते हैं? कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब ABD ये जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास AD है। ठीक है, और BAC वाली ट्राइंगल में हमारे पास साइड है BC और ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास कि इक्वल है। सो AD किसके इक्वल है? हमारे पास BC के गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ देखो DAB ये जो फर्स्ट एंगल है ये इस ट्राइंगल में है ABD में। ठीक है, और ये जो सेकेंड एंगल है ये किस में? हमारे पास BAC ट्राइंगल में है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये भी हमारे पास क्या है? गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, और एक साइड, और अब हमें क्या करना है? या तो एक एंगल प्रूव कर दे या क्या एक साइड। अब यहाँ देखो AB जो है क्या वो दोनों में है? देखो ABD एंड BAC दोनों में क्या आ रही है? AB कॉमन आ रही है। तो AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। सो यहाँ पे क्या हो गया? सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC एंड रूल कौन सा हो गया? अब हमारे पास दो साइड एंड एक एंगल, तो SAS रूल से। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज BD इज इक्वल्स टू AC। नाउ फर्स्टली BD कहाँ पे? यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब BD इस ट्राइंगल में तो था नहीं, लेकिन BD किस में था? हमारे पास ABD में था BD। ठीक है, ABD उसमें BD था और BAC में हमारे पास AC था। तो हम बोल सकते हैं कि CPCT से हमारे पास ये प्रूव हो गया, क्योंकि एक साइड जो है किसकी है? इस ट्राइंगल की, और एक साइड किसकी है? दूसरे वाले ट्राइंगल की। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल। सो सेकेंड क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास है एंगल ABD। एंगल ABD मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये छोटा पार्ट, तो ये ABD में आएगा हमारे पास। और BAC में कौन सा? ये वाला हाफ पार्ट। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? इन्हीं ट्राइंगल्स के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो ये भी क्या होंगे? इक्वल। सो थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूफ बाय CPCT। एंगल BAC एंड बाय CPCT। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस पे क्या है हमारे पास? AD है एक कोई और BC है, दोनों क्या है? इक्वल परपेंडिकुलर। मतलब क्या है? जो दो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं वो क्या है? आपस में इक्वल है। ठीक है, इक्वल लेंथ के हमने परपेंडिकुलर डाले हैं इनकी दोनों एंड पॉइंट पे लाइन सेगमेंट के। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो ये यहाँ पे क्या बना लेंगे? 90 डिग्री एंगल। अब हमें बताना क्या है? शो दैट CD जो है, ये जो लाइन CD है ये AB को क्या करती है? बाइसेक्ट, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या होगा? OA किसके इक्वल प्रूव करना है हमने? OB के। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि प्रूव क्या करना है हमें? यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OB ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करके चलते हैं? देखो यहाँ पे हम कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे हैं, तो हम कॉन्ग्रेंट ही प्रूफ करके बता सकते हैं कि वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कंसिडर क्या कर लें? इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स हमने कंसिडर कर ली। अब फर्स्टली यहाँ देखो ये दोनों साइड इक्वल गिवन है, तो हमने फर्स्टली इसी को लिख लिया। BC इज इक्वल टू AD गिवन है। ठीक है,
अब एंगल ये 90 है और ये भी 90 है, तो हमने लिख दिया कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और ये क्या है, ईच 90 डिग्री एंगल, सो ये इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब भी हमारे पास ऐसे क्रॉस होता है तो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल बी वर्टिकली अपोजिट, सो बी ओ सी किसके इक्वल होगा, हमारे पास एंगल ए ओ डी के, एंड रीजन विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये कौन से रूल से हुआ है, जब भी 90 डिग्री एंगल हो तो हम वहां पे हमेशा क्या करते हैं, राइट हैंड साइड रूल से प्रूव होता है वो कॉन्ग्रुएंसी, और हम उसको ऐसे ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने राइट हैंड साइड वाला नहीं वो करा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए रूल से हो गया ये प्रूफ। और हमें बताना क्या था, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ये क्या हो गया अब हमारे पास, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय सीपीसीटी, हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है L and M, L and M दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, उन पे क्या करती है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, दो लाइंस और है पैरेलल, उनसे क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, ये ऐसे P and Q। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। अब हमें बताना क्या है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, A B C and D, क्योंकि ये इन्हीं में ही तो लाई करेंगे ना, A B C and D। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी, A B C। अब A B C तक हमें ट्रायंगल भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दी। ये ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब हमें इनको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। ठीक है, तो हम कंसिडर करके चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब यहाँ देखो ABC, और इसमें जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, AB किसके इक्वल हो गया, CD के इक्वल। AB इज इक्वल टू CD बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, या हम बोल सकते हैं कि बिकॉज लाइन L and M आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस ही तभी होती है जब उनके बीच का क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, अब AC क्या है, इनमें कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन है। और यहाँ पे देखो दो साइड पैरेलल है, तो हमारे पास यहाँ पे जेड सिंबल भी बन सकता है, तो ये जो एंगल है इधर, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, क्योंकि यहाँ से देखो ये जेड सिंबल बना, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह अगर हम यहाँ से यू कंसिडर करें तो दिस एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एंड ये एंगल हमारे पास इस ट्रायंगल का, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं। अगर ये याद ना रहे तो हम दो ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ से वो करके लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ एंगल क्या हो गया, एंगल BAC किसके इक्वल हो गया, एंगल ACD के ऑल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय SAS रूल। ठीक है, हमें सिर्फ यही प्रूव करना था। इन केस अगर ये याद ना रहे इस साइड का, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया एंड दूसरा ऑल्टरनेट ये वाला और ये हो जाएगा। ठीक है, उससे भी हम ASA से भी प्रूव कर सकते थे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Hello dear students, good morning. Myself Mona Yadav from MLP International School Rajpura. Let's start today's discussion on our chapter number 1st, class 9th economics, that is the story of village Palampur, and already uploaded its previous parts. If you're not done, then just go and watch those videos. Then this is the fourth part of this series. As you all know students, that we discussed in previous parts that farming is the main activity in Palampur village, and about the all capitals like physical capital,
fixed capital, working capital, human capital means organization of production. Okay, now the question here is in today's part, how to increase a production in a particular piece of land. मीन्स हमने पढ़ा लैंड तो फिक्स है, लेकिन उस फिक्स लैंड में उस प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है. देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन एक्चुअली इंक्रीज ए प्रोडक्शन इन ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स. Number first, multiple cropping, and number second, modern farming. Okay, now we will discuss about multiple cropping and modern farming. Now students, now let's see what are those 2 methods. Then the first step to increase the production in a given piece of land through doing multiple cropping. And what is the multiple cropping? To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Means एक piece of land पे, भूमि के एक टुकड़े पे एक से ज्यादा crops को grow करना during the 1 year is known as multiple cropping. Okay, then it is the most common way of increasing production on a given piece of land. For example हम देख लेते हैं. For example, I am a farmer. Okay, and I have this particular piece of land. Then growing more than one crop is a particular year. एक पर्टिकुलर ईयर में मैं एक से ज्यादा क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रही हूं इन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, दैट इट विल बी कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. मीन्स अगर हम इस गिवन पीस ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, then what I am growing here during monsoon season, I am growing kharif crops. Kharif crops means jowar, bajra. Okay, and during winter season I am trying one more crop like wheat and mustard seeds. Winter season में mustard and wheat हम grow करेंगे. Then so through this one method, a farmer can increase production in his land. This is the important method for the increasing of production in the given piece of land. Okay, तो इस मेथड के थ्रू एक किसान अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है. That is called multiple cropping. Okay, so I hope this is clear. Next, now let's move to the second method through which a farmer can increase production in his land. The second method is modern farming. Okay, modern farming. But what is modern farming? Then very simple. Modern farming means basically, suppose that land का एक example ले लेते हैं. Suppose that I am a farmer. Okay, then I am doing farming on my particular piece of land. Then what I will do to increase the production? I will try to use all the modern things that are required. Okay, I will use modern tools. I will use latest modern HYV seeds. Then what are HYV seeds? High yielding variety of seeds. Okay, this is the full form of HYVs. High yielding variety of seeds. Then इस पर्टिकुलर जो गिवन पीस ऑफ लैंड है इसके ऊपर मैं क्या ग्रो कर रही हूं. देखो हम यहाँ पे 2 मेथड्स पढ़ रहे हैं. फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकंड इज मॉडर्न फार्मिंग. ओके, देन मॉडर्न फार्मिंग मीन्स यूजिंग ऑल मॉडर्न मेथड्स. मॉडर्न मेथड्स मीन्स मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न HYV सीड्स मीन्स ट्रेडिशनल सीड्स को यूज ना करके हम इसमें HYV या HYV सीड्स का यूज करेंगे. ओके, देन आई विल नॉट यूज द ट्रेडिशनल काइंड्स ऑफ सीड्स. आई विल यूज HYV सीड्स. मीन्स HYV सीड्स मीन्स व्हाट इट मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. ओके, यानी ऐसे सीड्स जिनके थ्रू क्रॉप्स में मीन्स प्लांट्स में जो ग्रेन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. ओके, जो ग्रेन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं बाय यूजिंग दिस HYV सीड्स. ओके, देन सपोज दैट लुक नाउ आपके सामने 2 इमेजेस हैं. ओके, 2 इमेजेस आर हेयर नाउ. इफ
ट्रेडिशनल सीड्स का हम यूज करते हैं तो बेटा उसमें जो ग्रेन्स है वो इतने ही इंक्रीज होते हैं। देखो जो ग्रेन्स है वो इतने ही इंक्रीज होते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो नहीं दे पाते हैं, बहुत कम मात्रा में ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नाउ अगर हम HYVS का यूज करते हैं या मॉडर्न फार्मिंग का यूज करते हैं, मीन्स उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज करेंगे, देन जो आपका प्लांट है वो इस तरह से ग्रो करेगा। Okay, now I hope you understand what is the difference between traditional seeds uses and HYVS. Okay, then in modern farming, what are the things will be used by the farmer? A farmer try to use HYVS seeds, then he will use tools, machines that are required in the farming. एंड फार्मर यूज वेरियस केमिकल फर्टिलाइजर्स, मीन्स वो बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करेगा। हम ट्रेडिशनल या फिर एक तरह से अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे उसके बारे में कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो सीड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ओके, फार्मर यूज वेरियस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मीन्स पेस्ट को हटाने के लिए, कीटनाशक कीट्स को हटाने के लिए वहां से। ठीक है, देन ऑफ कोर्स इरिगेशन इन द फील्ड विल बी डन विद द प्रॉपर सेट ऑफ ट्यूबवेल्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग? लेट्स लुक नाउ। फर्स्ट, द ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, मीन्स जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं, मीन्स जिनको पहले यूज किया जाता था प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिन सीड्स को पहले ग्रो करते थे हम, तो उनके लिए इरिगेशन बहुत ज्यादा कम चाहिए होता था। ठीक है, less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers, means farmers अपने आप ही उसके लिए fertilizers जो है वो रेडी करते थे। used like cow dung means गाय के गोबर वगैरह से खाद के रूप में डालने के लिए, and other natural manure या और भी कुछ जो डाल सकते थे वो fertilizers के रूप में। all these were readily available with the farmers who did not have to buy them. तो ये सारी चीजें readily available means अपने आप ही रेडी होती थी, फार्मर्स को इनको बाय नहीं करना होता था मार्केट से। ओके, मीन्स अपने आप ही सारा सामान जो है उनको रेडी मिल जाता था, बहुत ज्यादा जो ये इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं था। ओके, देन 3 points we can see here. Traditional seeds needed less irrigation. First point is. Second, farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. Okay, but what is in modern farming? In modern farming we using HYVS, means high yielding variety of seeds. Okay, HYVS. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amounts. अभी मैंने आपको 2 plants दिखाए थे कि जिसमें हम grains अगर देखते हैं तो वहां पे एक सिंगल प्लांट का जो ग्रेन है, जो ग्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, जिसमें हम मॉडर्न फार्मिंग का या HYV सीड्स का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स वाले इतने ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, then HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grains that was possible earlier. ठीक है, मीन्स अब क्या हुआ कि ट्रेडिशनल सीड्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं HYV सीड्स से, तो हम देखते हैं कि वहां से हम मच ग्रेटर प्रोडक्शन जो है वो वहां से ग्रेन अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ले सकते हैं। ठीक है, HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि हमने ट्रेडिशनल सीड्स में पढ़ा है कि वहां बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HYVS सीड्स एंड ट्रेडिशनल सीड्स। एंड पेस्टिसाइड्स मीन्स हम यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जो हमें ज्यादा उपज मिलेगी वो कहां से मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्शन जो मिलेगा वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन, सिर्फ एक सिंगल चीज से नहीं, हमें इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन से एक अच्छा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। मीन्स HYV सीड्स, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. Okay, now this is the important thing, and I hope this one is clear. What is the difference between traditional and modern या HYVS? Okay, farmers of Punjab, Haryana and Western UP were the first to try out the modern farming method in India. ठीक है,
तो जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो पार्ट्स थे वहां पे सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज किया गया। एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन हम इसको कह सकते हैं, मींस हरित क्रांति की बहुत मॉडर्न थिंग्स को यूज करके हमने फसलों को या क्रॉप्स को एक तरह से उनके ग्रेन्स को इंक्रीज किया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। तो इन फार्मर्स ने इन रीजन्स में ट्यूबवेल सेटअप किए, इरिगेशन के लिए HYVS सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया, ओके, फार्मिंग मेथड में। देन some of them bought from farm machinery like tractors and threshers, और कुछ ने अपने लिए क्या खरीदा, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, which made plowing and harvesting faster, जिससे कि वो बहुत जल्दी से खेत को जोत सके। they were rewarded with high yields of wheat, उनको रिवार्ड भी दिया गया। हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट में मींस गेहूं की एक बहुत अच्छी उपज जो है हमारे सामने आई। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। I hope this one is clear about the HYVS seeds. Then what are the kharif crops and what are the rabi crops? Then students, kharif crops are basically sown during the rainy season. Rainy season में या monsoon season में जो हम grow करते हैं, जो sow करते हैं, वो क्या है बेटा, खरीफ crops. Okay, and rabi crops are the sown during the winter season or at the end of the मॉनसून। मीन्स मॉनसून के एंडिंग टाइम पे जो हम ग्रो करते हैं वो क्या है, रबी क्रॉप्स। ओके, देन दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। खरीफ क्रॉप्स आर बेसिकली सोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ओके, देन खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स, क्योंकि वो रेन के टाइम में या मॉनसून के टाइम में ग्रो करते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मॉनसून crops। And rabi crops are grown during winter season, that's why it is called also known as winter crops. Okay, I hope this concept is clear to all of you, and what is the difference between kharif crops and rabi crops, and what is the difference between HYV seeds and traditional seeds. So students, through this part I tried to explain in the is there a way one can grow more from the same land, means the other ways of for increasing the production, means multiple cropping and modern farming. And in next part I will start from here, will the land sustain? Okay, so students, read it carefully. Thanks for watching. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो, आपकी सेहत कैसी है? वेलकम बेटा अगेन इन इंग्लिश क्लास। आवर टेक्स्ट बुक इज Beehive and we are going to our third chapter, The Little Girl, and this is the fourth video of this chapter. तो बगैर समय ख़राब किए हुए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और अब हमने स्टेंजा नंबर 8 तक ये हमने कंप्लीट कर दिया था। 8 से ही उठा रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए मैं कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक ले जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये देखिए बेटा 8th पैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। आवर्स लेटर यानी घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शोल, दादी माँ ने उसे शोल में, रैप का मीनिंग होता है बेटा लपेट लिया, एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे जो झूलने वाली चेयर है उस पर उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो प्यारी सी बच्ची जो है उसके कोमल शरीर से चिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सोब्ड, सोब्ड का मीनिंग होता है बेटा सिसकियाँ भरना। सिसकी भरते हुए उसने कहा कि भगवान ने पापा को किस चीज़ के लिए बनाया है, यानी सभी पापा के लिए उसने बोल दिया कि भगवान ने पापा बनाया ही क्यों है। हेयर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, यहाँ पर उसकी दादी माँ कहती है देखो बेटा ये लो एक साफ हैंकी लो
और अपना नाक साफ कर लो, क्योंकि वो रो रही थी। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम इन सभी बातों को सुबह तक भूल जाओ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पापा के सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, बट ही वॉज सो अपसेट, लेकिन वो बड़े ही नाराज थे। टू लिसन टू नाइट, कोई भी बात सुनने के लिए आज रात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो लड़की जो है उसे कभी नहीं भुला पाई। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, उसने जब उसे देखा यानी अपने पापा को, सी क्विकली, तो उसने जल्दी से, पुट द बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपा लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और उसके चेहरे पर यानी हम कहें उसके गाल पर जो थे वो बिल्कुल लाल हो गए पापा को देखते हुए। तो ये हमारा 8th पैसेज हो गया। यहाँ पर एक लड़की की फीलिंग दर्शाई गई है बेटा, कि जब पापा पनिशमेंट देते तो हमारी फीलिंग कैसे हो जाती है। 9th पैसेज पर मैं आपको लिए चलता हूं। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर का मीनिंग होता है बेटा नेबर। मैकडोनाल्ड है, उनके पड़ोस में ही रहता था, उनका पड़ोसी था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फिनेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening, 4 दीवारी के गैप में से उस छोटी लड़की ने उनको टैग बेटा एक गेम का नाम है, शाम के वक्त उनको खेलते देखा। किसको? मैकडोनाल्ड और उसके बच्चे को। द फादर विद द बेबी, वो जो मैकडोनाल्ड है फादर, वो बेबी को लिए हुआ था जिसका नाम था माओ। ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर बैठी हुई थी। 2 लिटिल गर्ल, 2 छोटी लड़कियां। हैंगिंग टू हिज कोट्स पॉकेट, वो उसके कोट की पॉकेट को पकड़े हुए। रन अराउंड एंड अराउंड, उसके चारों ओर दौड़ रही थी। द फ्लोर बेड्स, फूलों की क्यारियों के पास। शेकिंग, हिलाते हुए। यस देखिए, विद लाफ्टर, हंसते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने लड़कों को भी उसके चारों ओर घूमते हुए देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम, और उसने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और सारा समय वो हंस रहे थे। यहाँ पर बेटा मैकडोनाल्ड एक दूसरे पेरेंट्स को यहाँ पर दर्शाया गया जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब यहाँ पर उसने फैसला लिया कि सब मेरे जैसे पापा नहीं, पापा भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, तभी अचानक एक दिन, मदर बिकेम्स इल, उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, इसलिए उसकी माँ और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, वो छोटी लड़की घर में अकेली ही थी। एलिस जो उनकी कुक जो थी यानी बावर्ची जो थी उसके साथ ठहरी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बेटा दिन के समय तो बताया गया सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक डर गई। 10th पैसेज हमारे पास आ गया। पिक्चर भी देखिए बेटा, ये मैकडोनाल्ड को दिखाया गया है, ये माओ है, ये इसके 2 लड़के हैं, ये इसका लड़का है, और यहाँ पर हमारे जो केजिया है वो इनको देख रही है। 10th पैसेज हमारे पास आया है। वट विल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर्स, सी आस्क्ड, लिटिल केजिया ने उससे पूछा, मैं क्या करूँगी यदि मुझे रात को डरावने सपने आ गए तो। इसका मतलब उसको डरावने सपने आते थे। आई ऑफन आ गया हमारे पास। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझको प्राय डरावने सपने आते हैं। एंड देन, और तब, ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड,
दादी माँ जो है मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट्स ऑल गेट विस्परी, उसने बताया यहाँ हमेशा फुसफुसाहट की आवाज़ आती रहती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, एलिस ने कहा तुम चुपचाप सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए एलिस ने उसे कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाओ मत। एंड वेक यूर पुअर पा, अपने बेचारे पापा को चिल्लाकर यानी मत जगाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन तभी वही नाइटमेयर यानी वो डरावना सपना आया। द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, वो सपने में क्या आता था? एक कसाई चक्कू के साथ और एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर। पिछले लेक्चर में आपने कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला के 2 पद्यांश पढ़े। उसी क्रम में आज आगे चलते हुए हम उनके अगले पद्यांश को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कोयल का वर्णन करते हुए कवि लिख रहे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कोयल से। हे कोयल, जो तुम्हारी कूक है, जो तुम्हारी आवाज़ है, तुम बार बार इस आवाज़ से सितम ढा रही हो। क्या तुम जो अंग्रेज़ों के द्वारा मुझे जो जंजीरें पहनाई गई हैं उनको तुम देख नहीं सकती? हथकड़ियाँ क्यों? ये जो जंजीरें हैं ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह है ब्रिटिश राज का गहना। ये तो अंग्रेज़ों के राज का गहना है, अर्थात आभूषण है। कोल्लू का चर्रकचूं जीवन की दान, जेल के अंदर जो कैदियों को जो सज़ा दी जाती है उसमें उनसे कोल्लू चलवाया जाता था और जिससे तेल निकाला जाता था। अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि कोल्लू का चर्रकचू जीवन की दान, जो कोल्लू की जो आवाज़ है, चर्रकचू की जो आवाज़ है, वो उनके जीवन की तान बन चुकी है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, गिट्टी मतलब पहाड़ के जो पत्थर तोड़ने के बाद में उनके जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे, तो वहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी। कह रहे हैं कि गिट्टी पर पहाड़ के जो छोटे पत्थर हैं उन पर अंगुलियों ने जो गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब यहाँ पर माखनलाल जी कह रहे हैं कि मैं अपने पेट के ऊपर जुआ लगाकर मोट खींच रहा हूँ, अर्थात फीता बांधकर अंग्रेजी शासन के जो कोल्लू के अंदर जो बैल चलते थे, तो मैं उन बैलों की तरह लगा हुआ हूँ और मोट खींच रहा हूँ। फीता बांधकर बैलों की तरह लगा हुआ हूँ, मैं अपने पेट के ऊपर फीता बांधकर बैलों की जगह लगा हुआ हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब मैं जो काम कर रहा हूँ ये इस कुएं के अंदर मैं पानी नहीं खींच रहा हूँ, मैं बल्कि अंग्रेजी शासन का जो अकड़ है उसको कुएं से निकाल कर मैं बाहर कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही का आली। दिन में तो मैं अनेक प्रकार के कामों में लगा रहता हूँ, इसलिए मेरे अंदर करुणा का जो संचार है वो नहीं हो पाता, इसलिए कोयल आई है और रात को गजब ढा रही है, सितम ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। अब यहाँ पर माखनलाल जी कह रहे हैं कि जो ये रात का जो समय है, रात्रि का समय है, ये बड़ा शांत समय होता है। गहरे अंधकार को बींद रही हो तुम, भेद रही हो और क्यों रो रही हो कोयल? कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज
इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कि तुम चुपचाप विद्रोह के मधुर बीज कैसे बो रही हो, किस तरह से बो रही हो, इस तरह से बो रही हो, क्यों बो रही हो, कोकिल बोलकर बताओ तो। आगे है काली तू रजनी भी काली, कोयल को कह रहे हैं माखनलाल जी कि कोयल तेरा रंग काला है। रजनी कहा रात्रि को, रात्रि भी काली है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी जो शासन है उनका जो काम है, उनके जो कारनामे हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब जो ये लहर है, हवा का झोंका है, ये भी काली है, कल्पना भी काली है, मेरी जो काल कोठरी है उसका रंग भी काला है। मेरी काले रंग की टोपी है, टोपी काली कमली काली, काले रंग की टोपी है, और जो मेरा कंबल है मेरे पास वो भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली, लोह की जो बेड़ियां हैं और लोह की जो सलाखें जो बनाई गई है जेल के अंदर वो भी काले रंग की हैं। पैरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब यहाँ पर बताया है कि अंग्रेजी शासन के समय जो पहरेदार थे वो अनेक प्रकार की जो गालियाँ देते थे, ए आली, हे सखी, हे कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि ने कहा, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि जो ये काले संकट सागर पर, अब क्या है यहाँ पर कि जो संकट के जो बादल हैं वो उनके ऊपर प्राण न्यौछावर करने की मनमाती इच्छा जो है हमारे अंदर जागृत रहती है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोयल, हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम किस प्रकार से अपने चमकीले गीतों को फैलाती रहती हो, बिखेरते रहती हो, गाती रहती हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम इस प्रकार सब दिशाओं में कैसे कूक रही हो, तुम्हारी जो आवाज़ है वो किस तरह से आ रही है। छात्रों, आज हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला के दो पद्यांश का अध्ययन किया। धन्यवाद, नमस्कार।